हेलो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएचपी कोचिंग में। तो जैसा कि विद्यार्थियों हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें विद्यार्थियों मैं आपको देखिए सेट नंबर दूसरा सॉल्व करा रहा था। तो आज विद्यार्थी देखिए हम सॉल्व करेंगे खंड या से। लेकिन विद्यार्थी देखिए खंड या का छठवां क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। तो विद्यार्थी मैं अथवा से स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। और देखिए विद्यार्थियों, अगर आपको पीछे की वीडियो चाहिए, चाहे देखिए आपका भौतिक विज्ञान है, चाहे रसायन हो, चाहे जीव हो और चाहे गणित हो, मैं सारे जो है विषयों के अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर आपको हमारे सारे वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको क्रमवार सारे वीडियो मिल जाएंगे। आज विद्यार्थी देखिए हम यहाँ से करना अथवा से ये क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए ये सेट दूसरा जो है पूरा आज मैं सॉल्व करा दूंगा। इसके बाद कल जो है आपको सेट तीसरा सॉल्व कराऊंगा। और विद्यार्थियों हमारे देखिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको देखिए 8400 581711 पर व्हाट्सअप करना होगा। तो आपको मिनिमम रेट पर आपको पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। पढ़ा लिखे लिखा है, बस आपको पढ़ना बस पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले देख लेते हैं। ये कह रहा है दिए गए परिपथ में निम्नलिखित गणना कीजिए। जैसे ये परिपथ दिया हमारे पास, तो इसमें ये पूछ रहा है हमसे कि नंबर 1 परिपथ की तुल्यधारिता बताओ। इसकी हमको तुल्यधारिता बताना है। और ये पूछ रहा है हमसे कि 3 माइक्रोफैराड तथा 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्रों पर आवेश बताओ, ठीक है ना। जो संधारित्र दिए हैं इन पर आवेश पूछ रहा है। तो चलिए पहले देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थी परिपथ हमारा देखिए बना, देखिए इसी में देखिए हमको तुल्यधारिता निकालना है, देखिए है ना। और देखिए क्या कर रहा था 3 माइक्रोफैराड व 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्रों पर आवेश भी निकालना है। तो चलिए देखिए विद्यार्थी, चूंकि देखिए अब देख रहे हैं, चूंकि देखिए विद्यार्थी यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है ना। चूंकि यह एक, देखिए लिखेंगे यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु। अभी मैं बताऊंगा संतुलित क्यों है, ठीक है ना। क्योंकि यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु है, ठीक है ना। इस प्रकार लिख देंगे चूंकि यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। देखिए विद्यार्थियों व्हीटस्टोन सेतु संतुलित क्यों है ये इसलिए देखिए संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है विद्यार्थियों, क्योंकि देखिए P बटा क्यू बराबर R बटा S का पालन कर रहा है, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, देखिए P बटा क्यू बराबर होता है देखिए R बटा S होता है, ठीक है ना। P बटा क्यू बराबर क्या होता है, देखिए R बटा S। तो P बटा क्यू देखिए 12/6 लिखा है, देखिए है ना, 12/6 लिख देंगे इस प्रकार। यहाँ देखिए 6/3 लिख देंगे, 6/3 लिख देंगे। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 2 बराबर देखिए 2 आ जाएगा। तो मतलब ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। अगर विद्यार्थी ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, इसलिए विद्यार्थी देखिए जो 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र है विद्यार्थियों, ये निगलेक्ट हो जाएगा, मतलब इसको बाहर कर देंगे, कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसलिए देखिए इन दोनों बचेंगे, तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में देखिए जब ये हट जाएगा, देखिए तो ये दोनों देखिए श्रेणी क्रम में हो जाएंगे और ये भी देखिए श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए इनको हल करेंगे श्रेणी क्रम का सूत्र लगा के, इनको भी देखिए श्रेणी क्रम सूत्र लगा हल करेंगे। फिर देखिए इनका एक उत्तर आएगा, इनका एक उत्तर आएगा, फिर दोनों को समांतर क्रम में कर देंगे। तो हमारा देखिए फाइनल जो है पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा था तुल्यधारिता, वो हमारी आ जाएगी, ठीक है ना। तो लिखेंगे देखिए 12 माइक्रोफैराड हुआ, देखिए 6 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड हुआ 6 माइक्रोफैराड, लिखेंगे श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं, ठीक है ना। अब देखिए श्रेणी क्रम में देखिए तो लिखेंगे 1/C बराबर 1/12 प्लस 1/6। एलसीएम कितना है देखिए इनका 12 आएगा। 12 भाग 12 में देखिए 1 बार जाएगा तो 1 आ जाएगा। देखिए 6 दूने 12, 2 बार तो 2 आ जाएगा। 1/C बराबर है ना। फिर देखिए 1/C बराबर 2 1 3 3/12, तो 3 का 3 3 चौको 12, तो 3 कितना है देखिए 4 आ जाएगा। सी बराबर देखिए 4 माइक्रोफैराड हमारा आ जाएगा ये, ठीक है ना। सी बराबर कितना है देखिए 4 माइक्रोफैराड आ जाएगा ये। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, अब देखिए ये 6 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड भी श्रेणी क्रम में है ना। तो लिखेंगे देखिए 3 माइक्रोफैराड हुआ, देखिए 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड ना, 3 माइक्रोफैराड हुआ 6 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं, ठीक है ना। अब देखिए श्रेणी क्रम में विद्यार्थियों, इसलिए देखिए 1/C डैश बराबर 1/C1, तो 1/3, 1/C2 तो 1/6, एलसीएम 6 आएगा, 3 दूनी 6 2 हो जाएगा, 6 का 9 6 1 हो जाएगा। 1/C डैश बराबर, तो देखिए 1/C डैश बराबर देखिए 2 1 3, 3/6, 3 का 3 दूनी 6, तो सी डैश कितना है देखिए सी डैश बराबर आएगा देखिए 2 माइक्रोफैराड, है ना, 2 माइक्रोफैराड। ये देखिए हमारा सी डैश आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड, है ना, ये आएगा विद्यार्थियों। अब देखिए विद्यार्थी दोनों किस में जाएंगे, समांतर क्रम में जाएंगे, है ना। अब देखिए लिखेंगे 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड हुआ 2 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में हैं, लिखेंगे समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं। अब देखो विद्यार्थी समांतर क्रम में देखिए सूत्र क्या लगा देंगे, देखिए सी बराबर देखिए सी बराबर, ठीक है ना, मतलब तुल्यधारिता आ जाएगी हमारी, ठीक है ना। अब क्या आएगा विद्यार्थी देखिए तुल्यधारिता हमारी आ जाएगी, तुल्यधारिता,
तुल धारिता देखिए सी और आर दोनों को जोड़ देंगे देखिए, तो 4 धन 2 यानी 6 माइक्रो फैरड, ठीक है ना। देखिए एक उत्तर हमने निकाल लिया, ठीक है ना, एक उत्तर हमने निकाल लिया। अब हमसे पूछ रहा था ये कि 2 माइक्रो फैरड व 3 माइक्रो फैरड वाले संधारित्र पर आवेश, तो देखिए विद्यार्थी दूसरे में देखिए करेंगे, लिखेंगे 2 माइक्रो फैरड पर आवेश, 2 माइक्रो फैरड पर आवेश शून्य होगा, ठीक है ना। 2 माइक्रो फैरड पर आवेश का विद्यार्थियों देखिए शून्य होगा, ठीक है। यदि 2 माइक्रो फैरड पर आवेश क्या होगा विद्यार्थियों, शून्य होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको निगलेक्ट कर दिया था, इसलिए देखिए 2 माइक्रो फैरड पर आवेश शून्य होगा। अब देखिए विद्यार्थियों जब 3 माइक्रो फैरड पर आवेश पूछ रहा है ये, तो देखिए चित्र में देखते हैं पहले देखिए, देखिए जब 3 माइक्रो फैरड पर आवेश पूछ रहा है देखिए, तो दोनों देखिए 6 माइक्रो फैरड और 3 माइक्रो फैरड दोनों देखिए श्रेणी क्रम में है, ठीक है ना, दोनों का श्रेणी क्रम में देखिए, तो इनकी तुल्य धारिता निकालेंगे, मतलब देखिए जितना 6 माइक्रो फैरड पर आवेश होगा उतना ही 3 माइक्रो फैरड पर आवेश होगा, ठीक है ना। तो देखिए दोनों का तुल्य धारिता निकालेंगे, जो तुल्य धारिता आएगी इसके बाद हम देखिए 3 माइक्रो फैरड पर आवेश को बता देंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम भी तैयार तो 6 माइक्रो फैरड और 3 माइक्रो फैरड पर तुल्य धारिता निकाल चुके, कितनी आई थी विद्यार्थियों, 2 माइक्रो फैरड आई थी, ठीक है ना। इसलिए देखिए आवेश कितना आएगा देखिए, तो लिखेंगे 3 माइक्रो फैरड, 3 माइक्रो फैरड पर आवेश, 3 माइक्रो फैरड पर आवेश। तो देखिए Q बराबर CV, तो C कितना विद्यार्थियों देखिए 2 आया था, है ना, गुणा V कितना विद्यार्थी देखिए, V कितना वोल्ट है 10 वोल्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 10 रख देंगे, 10 देखिए, तो Q बराबर कितना है देखिए, Q 10 दूना 20 माइक्रो कूलाम, ठीक है ना, माइक्रो कूलाम, क्योंकि माइक्रो इसलिए लगाएंगे विद्यार्थियों क्योंकि देखिए 2 माइक्रो फैरड दिया था ना यहाँ पे धारिता, तो 2 माइक्रो फैरड दिया था, तो यहाँ माइक्रो फैरड लिखा नहीं हूँ मैं, ठीक है ना, 10 दूना 20 माइक्रो कूलाम, कूलाम देखिए अब इसका मात्रक होता है, ठीक है ना, इसलिए देखिए ये भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों ये आपको सवाल समझ में आया होगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। अब देखिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन करेंगे, देखिए 7वां क्वेश्चन करेंगे। देखिए 7वां क्वेश्चन में कह रहा है किरण आरेख की सहायता से परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनने की व्याख्या कीजिए। फिर कह रहा है अपवर्तक दूरदर्शी से इसकी विशेषताओं की तुलना कीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए विद्यार्थी 7वां क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 7 देखें, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कह रहा है किरण आरेख की सहायता से परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनने की व्याख्या कीजिए। फिर कह रहा है अपवर्ती दूरदर्शी से इसकी विशेषताओं की तुलना कीजिए। तो देखिए विद्यार्थियों पहले से लिख करके लाया हूँ और चित्र भी बना करके लाया हूँ, लेकिन मैं आपको बड़े अच्छे से समझा भी दूंगा, आपके समझ में पूरा आ जाएगा, क्योंकि देखिए अगर पहले से नहीं लिख के लाता, पहले से चित्र नहीं बनाता तो ये वीडियो काफ़ी लंबा जाता, इसलिए पहले से बना लाया हूँ। तो देखिए विद्यार्थी पहले मैं आपकी इसकी स्टोरी बता दूँ, देखिए क्या है। देखिए विद्यार्थियों जो अपवर्ती दूरदर्शी है, अपवर्ती दूरदर्शी, ठीक है ना, जो अपवर्ती दूरदर्शी का देखिए खगोलीय दूरदर्शी भी कहते हैं, इसी को देखिए अपवर्तक दूरदर्शी भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके 3 नाम है, आप याद रखेंगे, अपवर्ती दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, अपवर्तक दूरदर्शी, इसी का 3 नाम है। लेकिन ये जो बना ये हमारा परावर्ती दूरदर्शी है, ये परावर्ती दूरदर्शी है। देखिए क्या होता था कि जो अपवर्ती दूरदर्शी विद्यार्थियों, उससे अगर देखिए हम कहीं दूर की वस्तु, बहुत दूर की वस्तु को अगर देखते थे, अगर उस वस्तु का हमको चमकीला प्रतिबिंब अगर चाहिए था तो वो प्राप्त नहीं हो पाता था, उससे हमको बहुत काफ़ी दिक्कत होती, धुंधला प्राप्त होता था, ठीक है ना। इसलिए क्या हुआ कि जो वैज्ञानिक न्यूटन थे विद्यार्थियों, उन्होंने क्या किया कि जो अपवर्ती दूरदर्शी है उसमें जो विद्यार्थियों अवदर्शक लेंस होता है, मतलब जिसको ऑब्जेक्ट लेंस बोलते हैं, मतलब जो वस्तु तरफ होता है, उसको हटा दिया गया था, उसको उन्होंने हटा दिया। हटाने के बाद क्या किया उन्होंने, देखिए ये अवतल दर्पण लगा दिया, देखिए लगा है ना, उन्होंने क्या किया एक अवतल दर्पण लगा दिया। अब जब अवतल दर्पण लगा दिया तो इसका नाम पड़ गया परावर्ती दूरदर्शी। अब इस अगर परावर्ती दूरदर्शी से हम कहीं दूर अगर वस्तु है उसका अगर हमको चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो आराम से प्राप्त कर सकते हैं इसकी सहायता से, परावर्ती दूरदर्शी सहायता से, ठीक है ना। तो इसमें विद्यार्थी क्या किया गया, देखिए यहाँ पे देखिए जैसे वस्तु रखी है, ये वस्तु रखी है, अब यहाँ देखिए प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है ना। ये प्रकाश किरण आ रही है, आने के बाद देखिए अवतल दर्पण टकराती हैं, टकरा गई है ना, अवतल दर्पण टकराती हैं, टकराने के बाद देखिए इनका परावर्तन होता है। परावर्तन होने के बाद देखिए यहाँ पे विद्यार्थियों समतल दर्पण भी लगाया गया था, जो 45 डिग्री कोण पर लगाया गया था, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक समतल दर्पण लगा, देखिए 45 डिग्री कोण पर लगा है। ये प्रकाश किरण आती हैं, आने के बाद समतल दर्पण टकराती हैं। जब समतल दर्पण टकराती हैं तो यहाँ से भी इनका परावर्तन होता है। फिर ये किरणें क्या करती हैं विद्यार्थियों, नेत्र का लेंस पर सीधा आती हैं, ठीक है ना। जब नेत्र का लेंस पर आती हैं तो इसके पहले जो विद्यार्थियों ये किरणें कहीं मिलती हैं, देखिए ये किरणें कहाँ मिलती है, देखिए नेत्र का लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में ये मिल जाती हैं, ठीक है ना। नेत्र का लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में ये मिल जाती हैं, तो वहाँ पर विद्यार्थी एक प्रतिबिंब बनता है। जो ये विद्यार्थी प्रतिबिंब बनता है A', ये वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है, ठीक है ना। इसके बाद विद्यार्थियों ये जो अंतिम प्रतिबिंब इसका बनता है नेत्र का लेंस द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है विद्यार्थियों वो देखिए A', B' बनता है, ठीक है ना। A', B' बनता है, जो विद्यार्थियों आभासी सीधा वस्तु से काफ़ी बड़ा बनता है, ठीक है ना। ये विद्यार्थी इसकी पूरी कहानी है, और यही कहानी देखिए मैं लिखा भी हूँ, तो आपको देखिए मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थी हम लिखेंगे, देखिए कि परावर्तक दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी का ही संशोधित रूप होता है, ठीक है ना, जैसा कि मैंने बताया था। देखिए अपवर्तक दूरदर्शी में लगे अवदर्शक लेंस में गोली विपथन का दोष होता है,
है ना, मतलब गोली विपसन का दोष था, मतलब चमकीला प्रतिबिंब हम नहीं प्राप्त कर सकते थे। इसलिए वैज्ञानिक न्यूटन ने इस दोष को हटाने के लिए अदर्शक लेंस की जगह अवतल दर्पण का उपयोग किया। ठीक है ना। इसके बाद देखिए हिंट डालेंगे संरचना एवं प्रतिबिंब का निर्माण। और देखिए विद्यार्थी जो आपका खगोलीय दूरदर्शी है और जो परावर्तक दूरदर्शी है, ठीक है ना, और विद्यार्थियों क्या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, ये तीनों आप एकदम को घोंट लेना, ठीक है ना, इनको रट डालना, क्योंकि देखिए तीनों में से एक आपको पक्का पेपर मिल जाता है। ठीक है ना। फिर देखिए हिंट डालेंगे संरचना एवं प्रतिबिंब का निर्माण, लिखेंगे कि परावर्तक दूरदर्शी में एक अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण के सामने 45 डिग्री पर एक समतल दर्पण लगा रहता है। समतल दर्पण के नीचे एक नेत्रिका लेंस होता है। ठीक ना। जैसे देखिए चित्र में बना था, जब वस्तु AB से चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में टकराती है तो अवतल दर्पण उन किरणों को परावर्तन कर देता है, मतलब परावर्तित कर देता है। फिर ये किरणें समतल दर्पण में जाकर टकराती हैं। फिर समतल दर्पण भी इन किरणों का परावर्तन कर देता है। फिर ये किरणें नेत्रिका लेंस पर जाती हैं। नेत्रिका लेंस के पहले ये किरणें नेत्रिका लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में मिलती हैं, तो वहां पर प्रतिबिंब बनता है जो वास्तविक उल्टा व छोटा होता है। इसके बाद अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस द्वारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनता है, जो आभासी सीधा व बड़ा होता है। तो विद्यार्थी इसकी स्टोरी पहले ही बता चुका था, वही पूरी कहानी है। ठीक है ना। आप इसको रटना नहीं, समझ लेना तो पूरा आपको याद भी हो जाएगा। इसके बाद देखिए आवर्धन क्षमता का सूत्र लिख दिया हूं। देखिए M बराबर होता है -FO बटा FE, मतलब ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस दूरी और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी बटा में। ठीक है ना। इसके बाद देखिए कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था विद्यार्थी इसके बाद कि देखिए मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा था कि अपवर्तक दूरदर्शी से इसकी विशेषताओं की तुलना कीजिए, मतलब अपवर्ती दूरदर्शी से इसकी विशेषताओं की तुलना कीजिए। तो देखिए हेडिंग डाल लेंगे विद्यार्थियों हम, अपवर्ती दूरदर्शी से इसकी विशेषताएं। किसकी विशेषताएं? परावर्तक दूरदर्शी की, परावर्ती दूरदर्शी की, मतलब ठीक है ना, एक ही नाम है, परावर्तक दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी। तो देखिए विशेषता में लिखेंगे नंबर 1, परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा अधिक चमकीला बनता है। ठीक है ना, जैसे बताया था। परावर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपथन का दोष नहीं होता है, जबकि अपवर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में यह दोष होता है। अपवर्ती दूरदर्शी काफी महंगे होते हैं, जबकि परावर्तक दूरदर्शी सस्ते होते हैं। देखिए अगला, देखिए लेंसों की वजह से अपवर्तक दूरदर्शी भारी बहुत होते हैं, जबकि परावर्तक दूरदर्शी इसकी अपेक्षा हल्के होते हैं। तो देखिए विद्यार्थी हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। ठीक ना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन विद्यार्थी देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी 7वां अथवा करें। देखिए कह रहा तरंगों के विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर कह रहा एकल झिर्री विवर्तन प्रारूप का गुणात्मक अवलोकन भी कीजिए। ठीक ना। चलिए देखिए 7वां अथवा को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थी 7वां अथवा करें। देखिए हिंट डालेंगे विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर। ठीक है ना। विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर, एक तरफ लिखेंगे विद्यार्थी विवर्तन, एक तरफ लिखेंगे व्यतिकरण। ठीक है ना। देखिए विद्यार्थी विवर्तन में लिखेंगे विवर्तन के लिए एक कला संबंध स्रोत की आवश्यकता होती है। विवर्तन के लिए एक कला संबद्ध स्रोत की आवश्यकता होती है। इसमें लिखेंगे व्यतिकरण के लिए 2 कला संबद्ध स्रोतों की आवश्यकता होती है। इसमें लिखेंगे देखिए विवर्तन में उच्चिष्ट का पथांतर डेल्टा x बराबर प्लस माइनस कोष्टक 2n+1 इंटू λ/2 होता है, तथा निम्निष्ट का पथांतर डेल्टा x बराबर प्लस माइनस n लैम्डा होता है। व्यतिकरण में उच्चिष्ट का पथांतर डेल्टा x बराबर प्लस माइनस n लैम्डा होता है, तथा निम्निष्ट का पथांतर डेल्टा x बराबर प्लस माइनस 2n+1 कोष्टक बंद λ/2 होता है। ठीक है। इस बार विवर्तन में लिखेंगे इसमें सभी उच्चिष्टों की तीव्रता समान नहीं होती है। व्यतिकरण में लिखेंगे इसमें सभी उच्चिष्टों की तीव्रता समान होती है। विवर्तन में लिखेंगे इसमें फ्रिंजों की चौड़ाई समानता समान नहीं होती है। और व्यतिकरण में लिखेंगे इसमें फ्रिंजों की चौड़ाई समानता समान होती है। ठीक ना। इस तरह देखिए विद्यार्थियों अंतर हो गया। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों कह रहा था एकल झिर्री विवर्तन प्रारूप का गुणात्मक अवलोकन करो। चलिए देखिए उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों हेड डालेंगे एकल झिर्री विवर्तन प्रारूप का गुणात्मक अवलोकन। तो इसको विद्यार्थियों हम फ्राउनहोफर का विवर्तन भी कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थी इसमें क्या होता है, देखिए देखिए एक लेंस L1 है, एक लेंस L2 है। ठीक ना। इससे देखिए जैसे प्रकाश किरण गई है, ठीक ना, इसी जैसे प्रकाश किरण गई है, जाने के बाद देखिए सीधा चली गई, देखिए यहाँ P1 पर मिलती है। ठीक है ना, P1 पर मिलती हैं। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों अगर यही प्रकाश किरण थीटा एंगल पर थोड़ा मुड़ के जाए विद्यार्थियों, देखिए अगर मुड़ के जाए तो देखिए P2 पर मिलती हैं। देखिए जैसे सीधा चली जाती हैं तो P1 पर मिलती हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए हमको चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती हैं। अगर यही प्रकाश किरण देखिए अगर थोड़ा थीटा झुकाव पर जाती हैं, अगर P2 बिंदु पर मिलती हैं, तो यहाँ पर विद्यार्थी हमको काली फ्रिंज मिलती है। ठीक है ना। देखिए मैं इस पर लिखा हूँ, देखिए कि माना AB एक द्विस्लिट है। माना AB क्या विद्यार्थियों एक द्विस्लिट है जिसकी चौड़ाई देखिए D है। ठीक है ना। माना AB एक द्विस्लिट है जिसकी चौड़ाई क्या D है, जिससे जाने वाला प्रकाश विवर्तन के बाद जैसे प्रकाश जाएगा
तो विवर्तन के बाद L2 लेंस से होते हुए, ठीक ना, L2 लेंस से होते हुए बिंदु P1 पर पहुंचता है, जहां पर हमको देखिए चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है, ठीक है ना, यहाँ पर हमको चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। देखिए विद्यार्थियों, जिसको हम प्राथमिक उच्चिष्ट भी कहते हैं, ठीक है ना, जब चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है उसको हम प्राथमिक उच्चिष्ट कहते हैं, ठीक है ना, P1 को। यदि प्रकाश विवर्तन के बाद अगर कह रहा थीटा झुकाव में मुड़ जाता है तो लेंस L2 से होते हुए बिंदु P2 पर पहुंचता है, जहां पर हमें काली फ्रिंज प्राप्त होती है, जिसे प्राथमिक निम्निष्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह विद्यार्थी का हमारा होगा। देखिए विद्यार्थी, इसके बाद देखिए समकोण त्रिभुज ABC में करके इसका देखिए जो हमें आगे कह रहा था कि देखिए जो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि गुणात्मक अवलोकन करो इसका। देखिए गुणात्मक अवलोकन करें, देखिए तो समकोण त्रिभुज ABC में हम ले लेंगे इसको। देखिए तो समकोण त्रिभुज ABC विद्यार्थी हम देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थी, देखिए ये हमारा देखिए समकोण त्रिभुज ABC है, ठीक है ना, ये वाला देखिए इतना लिया गया है, ठीक है ना। देखिए AB की देखिए AB के देखिए दूरी चौड़ाई कितनी D है, और देखिए यहाँ से देखिए अगर मैं M बिंदु दे दूँ तो ABC, अगर चलो C नाम देता हूँ इसको, देखिए ये दूरी कितनी BCCX है, ठीक है ना। और ये देखिए यहाँ पे एंगल थीटा है, ठीक है। तो यही देखिए विद्यार्थियों जो ये समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, यही समकोण त्रिभुज वहाँ पर हमने लिया है, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थी, इसी देखिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में देखिए इसी त्रिभुज को हमने ले लिया। देखिए यहाँ थीटा था, यहाँ 90 था, ये देखिए हमारी ये दूरी x थी, ये दूरी d थी, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा लगाएंगे। देखिए साइन थीटा बराबर देखिए लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है ना। साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, तो लंब ये कर्ण ये, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो x बटा d हो जाएगा। अब देखिए चूंकि साइन थीटा सूक्ष्म कोण है, इसलिए देखिए साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होगा, ठीक है ना, लगभग थीटा के बराबर होगा। तो थीटा बराबर देखिए x बटा d आ जाएगा हमारा, ठीक है ना, थीटा बराबर x बटा d आ जाएगा। इसके बाद विद्यार्थी देखिए हम केस फर्स्ट है, हम केस फर्स्ट में देखिए क्या लिखेंगे, प्रथम निम्निष्ट के लिए, जो प्रथम निम्निष्ट हमारा P1 था, जहाँ पर हमको चमकीली फ्रिंज प्राप्त हो रही थी, तो प्रथम निम्निष्ट के लिए अगर देखिए अगर हमको प्रथम निम्निष्ट चाहिए तो x बराबर लैम्डा मान लेंगे, ठीक है ना, x बराबर लैम्डा। प्रथम निम्निष्ट के लिए क्या करेंगे विद्यार्थियों, x बराबर लैम्डा लिखेंगे, तो देखिए थीटा बराबर देखिए लैम्डा बटा d हो जाएगा, ठीक है ना। x की जगह लैम्डा रख देंगे, थीटा बराबर लैम्डा बटा d हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थी, इसमें जो है AB स्रोत को, जो AB हमारा स्रोत है, उसको दो भागों में AO व BO में बांटा गया है, जिससे पथांतर लैम्डा बाई 2 व लैम्डा बाई 2 होगा, जिससे हमें काली फ्रिंज प्राप्त होती है, ठीक है ना। देखिए AB स्रोत है, उसको दो भागों में बांटा गया है, AO व BO में बांटा गया है, जिससे हमें पथांतर लैम्डा बाई 2 व लैम्डा बाई 2 होगा, जिससे हमें काली फ्रिंज प्राप्त होती है, जैसा कि देखिए चित्र में हम देखते हैं। तो चित्र में देखिए विद्यार्थी, देखिए यहाँ पर अगर मैं O लिख दूं, देखिए तो AO व BO, ठीक है ना, दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक है ना, जैसे AO व BO दो भागों में बांट दिया गया है। अगर देखिए AO व BO जब दो भागों में बांटा जाएगा तो इनका पथांतर क्या हो जाएगा, देखिए इसको देखिए अगर पूरा लैम्डा पथांतर देखिए तो इसका देखिए लैम्डा बाई 2 इसका पथांतर हो जाएगा, और लैम्डा बाई 2 पथांतर इसका भी हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए देखिए दोनों का पथांतर अलग अलग हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 इनका पथांतर हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थी द्वितीय निम्निष्ट के लिए करेंगे, ठीक है ना। द्वितीय निम्निष्ट के लिए क्या करेंगे, x बराबर 2 लैम्डा मानेंगे, ठीक है ना। प्रथम निम्निष्ट के लिए x बराबर क्या माने थे, लैम्डा माने थे। अब देखिए द्वितीय निम्निष्ट के लिए x बराबर 2 लैम्डा मानेंगे, देखिए, ठीक है ना। तो थीटा बराबर हमको मिलेगा देखिए प्लस माइनस 2 लैम्डा बटा डी। थीटा बराबर क्या मिलेगा देखिए विद्यार्थी, प्लस माइनस 2 लैम्डा बटा डी मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस कर लेते हैं, यहाँ भी देखिए विद्यार्थियों प्लस माइनस हमारा रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए थीटा वाला लैम्डा बटा डी हो गया था। अगर देखिए प्रथम निम्निष्ट के लिए x वाला लैम्डा माने थे, तो थीटा वाला प्लस माइनस लैम्डा बटा डी हो गया था। अब यहाँ पे विद्यार्थी हम द्वितीय निम्निष्ट के लिए क्या करते हैं, x बराबर 2 लैम्डा मान लेते हैं, तो थीटा वाला देखिए प्लस माइनस 2 लैम्डा बटा डी बनेगा, है ना। इसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों एनवी निम्निष्ट के लिए क्या करेंगे, एनवी निम्निष्ट के लिए थीटा बराबर प्लस माइनस एन लैम्डा बटा डी। तो देखिए एन का मान रखते जाएंगे, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी तो बनता जाएगा, इसलिए देखिए डायरेक्ट लिख दिया है एनवी निम्निष्ट के लिए थीटा बराबर प्लस माइनस एन लैम्डा बटा डी लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए विद्यार्थी अब क्या करेंगे, इसके बाद देखिए इसमें देखिए क्या किया गया है, 2 लैम्डा में देखिए इसमें ए बी स्रोत को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें देखिए 2 लैम्डा में x बराबर 2 लैम्डा है ना, तो इसमें देखिए ए बी स्रोत को कितने भागों में, 4 भागों में बांटेंगे। अब इसमें ए बी स्रोत को 4 भागों में बांटा गया है, जिससे पथांतर क्रमशः लैम्डा बाई 2 व लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 प्राप्त होगा, मतलब 4 बार। तब हमें जो है काली फ्रिंज प्राप्त होती है, ठीक ना। तब जाकर विद्यार्थी हमको देखिए काली फ्रिंज प्राप्त होती है। अब देखिए विद्यार्थियों केस नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए केस नंबर दूसरा देखिए उच्चिष्ट के लिए करेंगे काम। देखिए इसमें क्या करेंगे, उच्चिष्ट के लिए, ठीक है ना। उसमें निम्निष्ट के लिए काम कर रहे थे, इसमें उच्चिष्ट के लिए करेंगे। देखिए तो देखिए पथांतर क्या होता है, देखिए उच्चिष्ट के लिए देखिए विद्यार्थियों अगर आप पढ़े होंगे किताब तो भी आपको अच्छे समझ में आ भी जाएगा, ठीक है ना। देखिए एक एक जो है विद्यार्थियों अगर मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। अगर देखिए अगर स्पेशल अगर इसका वीडियो बनाता है तो कम से कम आधा घंटा बन जाता, तो आपको अच्छे समझ में आ भी जाता। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। देखिए केस नंबर दूसरा में देखिए उच्चिष्ट के लिए देखिए पथांतर x बराबर होता है उच्चिष्ट के लिए x बराबर 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 होता है, ठीक है ना, उच्चिष्ट के लिए। और देखिए या तो पथांतर और भी होता है, देखिए या विद्यार्थी देखिए पथांतर x बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 भी होता है, ठीक है ना। दोनों पथांतर होते हैं, दोनों चाहे उसको करो चाहे इसको करो। देखिए तो देखिए प्रथम उच्चिष्ट के लिए करेंगे, देखिए जहाँ चमकीली फ्रिंज हमको प्राप्त होती हैं उसको देखिए प्रथम उच्चिष्ट के लिए करेंगे। देखिए तो n बराबर 1 रख देंगे, देखिए तो उसमें रखा हो देखिए 2n प्लस 1 में, ठीक ना। 2n प्लस 1 में 2n प्लस 1 में रखेंगे, n जगह 1 तो देखकर 3 बटा
3 आएगा देखिए, तो एक्स बराबर 3 लैम्डा बटा 2 आ जाएगा, ठीक ना। एक्स बराबर 3 लैम्डा बटा 2 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए चूंकि थीटा बराबर क्या था, एक्स बराबर डी था, चूंकि थीटा बराबर एक्स बराबर डी था, तो थीटा बराबर देखिए एक्स जगह मान रख देंगे 3 लैम्डा, अब बटा 2 डी हो जाएगा, तो प्लस माइनस लगा देंगे, है ना। ये वाला मान यहाँ पे रख देंगे, तो प्लस माइनस 3 लैम्डा बटा 2 डी हो जाएगा। तो देखिए विद्यार्थी, इसमें ए बी स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है, जिससे हमें हमें चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। 3 भागों में देखिए, ये देखिए उसमें क्या किया गया था, 2 भागों में बांटा गया था। जब 2 भागों में बांटा गया, देखिए हमको काली फ्रिंज प्राप्त हुई थी, ठीक ना। 2 भागों में बांटेंगे तो काली फ्रिंज प्राप्त होती है। तो देखिए विद्यार्थी, जो भी सम होंगे तो सम में क्या होता है, काली फ्रिंज प्राप्त होती है। अब विषम में क्या होता है विद्यार्थियों, हमको चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। हमको क्या होता है, चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है, ठीक है ना। देखिए जैसे ही प्रकाश मतलब जाएगा, प्रकाश जाएगा, जैसे मान लो तो पहली फ्रिंज फिर दूसरी फ्रिंज, अब 2 फ्रिंज है, देखिए दोनों कवर कर लेगा वो, है ना, दोनों कवर कर लेगा, तो वहाँ पे देखिए काला हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 का मतलब है 2 बार प्रकाश गया, मतलब 2 बार प्रकाश किरण गई, 2 बार प्रकाश किरण मान लो गई, ठीक है ना, मान लो गई, तो देखिए वो दोनों तो डिस्मिस हो जाएंगे एक दूसरे से मिलके, जो एक बचेगा वो चमकीला बचेगा, ठीक है ना। इसके देखिए चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है विषम में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। देखिए अब द्वितीय उच्चिष्ट के लिए क्या करेंगे, n बराबर 2 रख देंगे। द्वितीय उच्चिष्ट के लिए n बराबर 2 रख देंगे, देखिए उसी में 2n + 1 में लैम्डा बाई 2 में, तो एक्स बराबर देखिए प्लस माइनस 5 लैम्डा बाई 2 मिल जाएगा। तो थीटा वाला कितना मिलेगा, देखिए थीटा वाला देखिए प्लस माइनस 5 लैम्डा बाई 2d मिल जाएगा। तो इसमें देखिए क्या करेंगे विद्यार्थियों, इसमें देखिए ए बी स्रोत को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें हमें चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। तो विषम में चमकीली और सब में काली फ्रिंज प्राप्त होती है। अब देखिए विद्यार्थियों, सभी मानों को यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिए प्लस लैम्डा बाई डी फिर माइनस लैम्डा बाई डी मिला था ना, ये काली के लिए ना। फिर देखिए 3 लैम्डा बाई 2d चमकीली, फिर देखिए प्लस का या माइनस का है, फिर देखिए 2 लैम्डा बाई डी काली, माइनस 2 लैम्डा बाई डी काली, फिर चमकीली, फिर काली, इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार ये देखिए प्रथम निम्निष्ट है, सॉरी प्रथम उच्चिष्ट है, ठीक है ना। ये क्या है, प्रथम उच्चिष्ट। फिर देखिए ये फिर उच्चिष्ट है, द्वितीय उच्चिष्ट, तृतीय उच्चिष्ट, है ना। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे मिलेगा, देखिए उच्चिष्ट यहाँ पे। तो देखिए उच्चिष्ट के लिए देखिए जहाँ उच्चिष्ट है वहाँ पे देखिए ऊंचाई रखा गया है, ठीक है ना, निम्निष्ट में नीचे 10 गया। फिर देखिए ऊंचाई किया गया है उच्चिष्ट के लिए, यहाँ देखिए उच्चिष्ट मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, इस तरह देखिए आपको ये बनाना है, ठीक है ना। तो ये आपका देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता भी है, ठीक है ना। इसके बाद चलिए देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों 8वां क्वेश्चन करेंगे। देखिए कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर मॉडल के अपग्रहितों को स्पष्ट कीजिए। फिर कह रहा है देखिए विद्यार्थियों, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर मॉडल के अपग्रहितों को स्पष्ट कीजिए। फिर कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में के ऊर्जा n बराबर 1 तथा n बराबर 4 के बीच संक्रमण के संगत उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम में प्राप्त स्पेक्ट्रम रेखाओं को दर्शाइए, स्पेक्ट्रमी रेखाओं को दर्शाइए, ठीक ना। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए जैसे 8वां क्वेश्चन करें, देखिए कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर मॉडल के अपग्रहितों को स्पष्ट कीजिए। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा n बराबर 1 तथा n बराबर 4 के बीच संक्रमण के संगत उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम में प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं को दर्शाइए, ठीक ना। तो देखिए विद्यार्थी बोहर मॉडल के अपग्रहित सेट नंबर 1 में हो चुके हैं, वहां मैं करा चुका हूँ, ठीक है ना, बोहर मॉडल के, ठीक है ना, अपग्रहित है तो करा चुका विद्यार्थी, वहां से आप करेंगे। अगर देखिए आप सेट नंबर 1 सॉल्व करके सेट नंबर दूसरे में आएंगे तो पक्का आप करके आएंगे, ठीक है ना। बोर के जिसको बोलते हैं वही बोहर है, ठीक है ना, बोर के अपग्रहित वही बोहर है, ठीक है। तो आप वहां से करके आएंगे। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों कह रहा था उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या संक्रमण उसको बोलते हैं, ठीक है ना, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या संक्रमण बोलते हैं। देखिए लिखेंगे जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में करता है, तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में करता है। इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसा देखिए चित्र में दिखाया गया, चित्र भी बनाना था। देखिए n बराबर 4, n बराबर 3, n बराबर 2, n बराबर 1, ठीक है ना, बना दिया देखिए ना। देखिए 4 ऊर्जा स्तर बना दिया। देखिए पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर, चौथा ऊर्जा स्तर। तो देखिए तीनों ऊर्जा स्तर देखिए उच्च ऊर्जा स्तर है, और ये हमारा n बराबर जो पहला है ये निम्न ऊर्जा स्तर है। देखिए तो क्या कर रहा था, जब परमाणु ऊंचे ऊर्जा स्तर, देखिए ऊंचे ऊर्जा स्तर देखिए पहले में आया, देखिए इससे पहले में आया, फिर इससे दूसरे में आया, इससे देखिए इसमें आया, फिर इससे भी इसमें आ सकता है, इससे इसमें आ सकता है, इससे इसमें आ सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार मतलब देखिए जब परमाणु की ऊंचे ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, मतलब किसी भी ऊर्जा स्तर में आ सकता है ऊंचे से, ठीक है ना। परमाणु जो है यहाँ से यहाँ भी आ सकता है डायरेक्ट, यहाँ से यहाँ आ सकता है डायरेक्ट, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, ठीक है ना। मतलब किसी भी ऊर्जा स्तर में आ सकता है, लेकिन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में आएगा। जब आता है ना तो उत्सर्जन करता है, ऊर्जा को उत्सर्जन करता है। किस रूप में ऊर्जा को उत्सर्जन करता है, प्रकाश के रूप में करता है, ठीक है ना। तो ये हमारे देखिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या संक्रमण हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगला था अवशोषण स्पेक्ट्रम। क्या था विद्यार्थी अगला, अवशोषण स्पेक्ट्रम। देखिए तो अवशोषण स्पेक्ट्रम में देखिए जब किसी पदार्थ का परमाणु प्रकाश ऊर्जाओं के फोटॉनों को अवशोषित कर लेता है तो वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है। देखिए ये निम्न ऊर्जा स्तर है n बराबर 1 से, देखिए
देखिए जब किसी पदार्थ का परमाणु प्रकाश ऊर्जाओं के फोटानों को अवशोषित कर लेता है तो यह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाए। देखिए निम्न से उच्च में पहुंचा है, निम्न से उच्च में पहुंचा है, निम्न से उच्च में पहुंचा है, ठीक है ना। ये हमारे तीनों उच्च ऊर्जा स्तर हैं। तो इस तरह देखो विद्यार्थी हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। इसके बाद चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो विद्यार्थियों 8वें का अथवा करें। देखिए नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या अभिप्राय है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की द्रव्यमान संख्या के संगत विचरण दर्शाइए। फिर विखंडन एवं संलयन अभिक्रियाओं की इस विचरण की सहायता से विवेचना कीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थी अथवा वाला क्वेश्चन करेंगे। देखिए कह रहा नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या अभिप्राय है। फिर कह रहा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की द्रव्यमान संख्या के संगत विचरण दर्शाइए। फिर कह रहा विखंडन एवं संलयन अभिक्रियाओं की इस विचरण की सहायता से विवेचना कीजिए। तो देखिए विद्यार्थियों नाभिक को एक साथ रखने वाली ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। नाभिक की बंधन ऊर्जा पूछ रहा था तो लिखेंगे नाभिक को एक साथ रखने वाली ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों ये हमको चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों कह रहा था कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की द्रव्यमान संख्या के संगत विचरण दर्शाइए। देखिए ये द्रव्यमान संख्या दर्शा दिया इस साइड को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दर्शा दिया, ठीक है ना। तो ये विद्यार्थियों आपको चित्र पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये दर्शाने के लिए कह रहा था तो ये चित्र आप बनाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आगे कह रहा था हमसे विखंडन एवं संलयन अभिक्रियाओं की इस विचरण की सहायता से विवेचना भी कीजिए, ठीक है ना। चलिए विवेचना देख लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों लिखेंगे विखंडन एवं संलयन अभिक्रियाओं की इस विचरण की सहायता से विवेचना। तो पहले डालेंगे नाभ की विखंडन। तो लिखेंगे अधिक परमाणु द्रव्यमान 92 यूरेनियम 238 की बंधन ऊर्जा कम 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन होती है। अतः ये अस्थायी होते हैं, इसलिए इनमें नाभिकीय विखंडन का गुण पाया जाता है। इसके बाद देखिए लिखेंगे नाभिकीय संलयन में कि जब दो हल्के नाभिक जिनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होती है तो जब वे नाभिक आकर्षण बल की सीमा में पहुंचते हैं तो इनमें नाभिकीय संलयन का गुण पाया जाता है, ठीक ना। तो इस तरह देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन हमारा हो गया। इसके बाद चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए जैसे नवा क्वेश्चन करें। देखिए कह रहा है एन टाइप अर्धचालक की चालकता की निम्नलिखित आंकड़ों से कीजिए गणना, ठीक है ना। चालकता की गणना करना है इन आंकड़ों से। देखिए जैसे चालन इलेक्ट्रॉनों घनत्व दिया है, कोटरों घनत्व दिया है, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता दिया है, कोटरों की गतिशीलता दिया, ठीक है ना। इसको देखिए हमको सॉल्व करना है क्या, नीटा का मान, चालकता, ठीक है ना, सिग्मा जिसको बोलते हैं उसका मान हमको निकालना। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों सॉल्व करते हैं। देखिए सिग्मा बराबर देखिए सूत्र होता है ई, कोष्टक देखिए एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। देखिए ई तो क्या होगा विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। एन ई क्या देखिए, एन ई विद्यार्थियों हमारा देखिए एन ई जो विद्यार्थियों इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन का घनत्व जिसको बोलते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन घनत्व बोलो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलो, ठीक है ना, एन ई है। और देखिए विद्यार्थियों म्यू ई है हमारा, ये म्यू ई है इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। और देखिए विद्यार्थियों एन एच है, एन एच जो है हमारा एन एच विद्यार्थियों ये देखिए कोटरों की मतलब कोटरों का घनत्व है, क्या है कोटरों का घनत्व, ठीक है ना, ये कोटरों का घनत्व एन एच। और जो म्यू एच विद्यार्थियों ये कोटरों की गतिशीलता है, कोटरों की गतिशीलता, ठीक है ना। तो सारे मान यहाँ पे दिए, इसमें सूत्र में रख के सॉल्व करना है हमको, ठीक है ना। तो देखिए सिग्मा बराबर देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19। अब देखिए एन ई का मान रखेंगे, एन ई का मतलब विद्यार्थी इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, ठीक है ना, चालन इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है ना। तो कितना दिया 8 × 10⁻13 दिया है। फिर गुणे म्यू ई, अब म्यू ई क्या विद्यार्थी देखिए ये इलेक्ट्रॉन देखिए इलेक्ट्रॉनों का गतिशीलता देखिए, इलेक्ट्रॉनों का गतिशीलता देखिए 2.3 × 10⁻4 है प्लस एन एच का विद्यार्थी देखिए हमारा कोटरों का घनत्व देखिए, कोटरों का घनत्व देखिए 5 × 10⁻12 लिख देंगे, ठीक है ना, गुणे म्यू एच। देखिए म्यू एच क्या देखिए कोटरों का गतिशीलता है तो गुणे 100 रख देंगे, ठीक है ना, इस प्रकार आपको रख देना है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों सिग्मा बराबर देखिए 1.6 × 10⁻19 रख देंगे। अब देखिए गुणा कराएंगे, देखिए इन दोनों गुणा कराएंगे तो ये आएगा, ठीक है ना। इसको देखिए 13 और 4 देखिए आधार बराबर घाते जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, 17 हो जाएगा प्लस इसे 100 × 500 हो जाएगा, 10 के बाद 12 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए सिग्मा बराबर 1.6 × 10⁻19 रख देंगे। अब देखिए ये देखिए विद्यार्थी इसको मैं देखिए यहाँ से पॉइंट हटा दिया, मतलब यहाँ देखिए 10 को उतार लूंगा मैं, गुणा करा दूंगा तो 184 हो जाएगा, 10 के बाद 16 बचेगा प्लस। अब देखिए विद्यार्थी हमको पावर बराबर करना पड़ेगा तब भी कॉमन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या करेंगे देखिए 1 2 3 अब 4 देखिए हमको 16 चाहिए। देखिए तो 1 2 3 4 अंक के बाद समझ लगाया हूँ, देखिए मैं मतलब जब 4 अंक 1 2 3 4 अंक के बाद समझ लगाऊंगा, 2 जीरो हटा भी सकता हूँ ये, तो 4 अंक बाद समझ लगाया हूँ। देखिए तो यहाँ 4 बढ़ा भी दिया हूँ, ठीक है ना। यहाँ मैं 4 को चारों देखिए एक बार मैं 10 के पावर 4 यहाँ बढ़ाया हूँ ना, 10 के पावर 4 उतार भी सकता हूँ ना, उतार लूंगा ना ये पूरा आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। 10 के पावर 4 अगर उतार लेंगे हम मतलब 10 के पावर 4 मतलब 10,000, ठीक है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 गुणा कर देंगे इसमें तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो पावर बराबर करने के लिए यहाँ से देखिए 1 2 3 4 अंक बाद लगा दिया पॉइंट, तो 3 अंक तो यहीं पे थे, चौथा जीरो बढ़ा लिया हूँ, ठीक है ना, पॉइंट लगा दिया हूँ।
तो देखिए विद्यार्थी इसके बाद क्या किया गया है, देखिए 10 के पावर 16 कॉमन कर लिया गया। देखिए ये जो कहते हैं लिख दिया गया है, 10 के पावर 16 कॉमन कर लेंगे, बचेगा 184, ये बच जाएगा हमारे पास, है ना। इसके बाद देखिए सिग्मा बराबर ये जो कहते हैं कर दिया, और देखिए इसे घटा भी दिया उसने, घटा दिया। देखिए 1.6 जो कहते हैं गुड़े, ये घटाएंगे, देखिए 10 का -3 बचेगा ना, आधार बराबर है, घाते देखिए जुड़ती है लेकिन माइनस होते घट जाएंगी। इनको जोड़ दिया, फिर देखिए इनका गुणा करा दिया, पूरा उत्तर हमारा आ जाएगा, ठीक ना। ये हमारा देखिए उत्तर आ जाएगा। तो आपको देखिए समझ में आएगा। इसके बाद चलिए देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए जैसे इसके बाद देखिए अथवा क्वेश्चन था, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बस हमारा सेट भी समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। देखिए अथवा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि पीएन संधि के निर्माण में राशि स्तर तथा विवरोधक की व्याख्या कीजिए। फिर कह रहा था अग्रदिशिक बायस तथा पश्चदिक बायस की दिशा में दोनों में क्या परिवर्तन होता है, ठीक ना। तो पहले देखिए विवरोधक देख लेते हैं। देखिए विद्यार्थी लिखेंगे कि संधि तल के एक और धनावेश तथा दूसरी ओर ऋणावेश उत्पन्न होने से संधि के तल पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे विवरोधक कहते हैं। फिर लिखेंगे अग्र अवनति में आवेश वाहक संधि की ओर गति करते हैं, इसलिए अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, और पश्च अवनति में आवेश वाहक संधि से दूर गति करते हैं, इसलिए अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, ठीक ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थी हरासी स्तर का राशि देखिए, तो हरासी स्तर में देखिए इस पूरा चित्र बनाएंगे। देखिए पी एन संधि का देखिए, तो पी ये देखिए यहाँ पी है, तो पी में देखिए क्या होता है, जो पी अर्चालक है एन अर्चालक है, ठीक ना। पी में क्या होता है विद्यार्थी देखिए यहाँ पे कोटर ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। एन अर्चालक में क्या होता है देखिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, कोटर कम होते हैं, ठीक ना। अब देखिए जब इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, अब देखिए अग्र अवनति में, ठीक है ना, जब बैटरी जोड़ देंगे देखिए तो इलेक्ट्रॉन कोटर जो है आवागमन करने लगते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक परत बन जाती है जिसको हरासी स्तर या अक्षय परत कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए विद्यार्थियों इसमें यहीं पे लिखा हूँ मैं ये चीजें यहाँ पे देखिए कि जब पीएन संधि डायोड के, देखिए जब पीएन संधि डायोड में पी सिरे को बैटरी का धन विभव व एन सिरे को बैटरी का ऋण विभव दिया जाता है, तो एन सिरे से इलेक्ट्रॉन और पी सिरे की ओर व पी सिरे से होल एन सिरे की ओर गति करने लगते हैं, जिससे पीएन संधि डायोड के मध्य में एक स्तर बनता है जिसे हरासी स्तर कहते हैं। फिर लिखेंगे अग्रदिशिक बायस में हरासी स्तर घटती है, जबकि इलेक्ट्रॉन व होल अवक्षय परत की तरफ गति करते हैं। फिर लिखेंगे पश्चदिशिक बायस में इलेक्ट्रॉन व होल अवक्षय परत के विपरीत दिशा में गति करते हैं, जिससे हरासी स्तर बढ़ता है, ठीक ना। तो ये पूरी विद्यार्थी इसकी कहानी है, आप इनको नोट कीजिएगा, हल कीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट मारिए, चाहे लिखिए, ठीक ना। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप 84005817 में व्हाट्सअप कीजिएगा, तो आपको मिनिमम रेट पर पीडीएफ भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक ना। तो विद्यार्थियों अगर देखिए ये विद्यार्थियों आपको जाकर सोचे कि एक एक समझाया जाए अच्छे से, तो नामुमकिन है, क्योंकि देखिए अंसार जल्दी कोई सॉल्व नहीं कराता, सॉल्व कराएगा तो इसी प्रकार कराएगा। आप पढ़े भी हैं, ठीक ना, अगर पढ़े हैं तभी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक ना। तो आप मतलब आपका बस रिविजन करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो विद्यार्थियों आपके अगर वीडियो समझ में आया हो कुछ, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप नए हों तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको पूरा सॉल्व पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए विद्यार्थियों चलता हूँ, नमस्कार।